चलो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे सीआरपीसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्ली बार्गेनिंग, एंड आफ्टर दैट फिर हम 319 पर जंप करेंगे। 319 इज अबाउट सीआरपीसी में ही 319 भी बताऊंगी मैं आपको। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका ट्रायल चलता है, इंक्वायरी चलता है, उस स्टेज में 319 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। तो इन दोनों पार्ट डिस्कशन होगा। पहला चीज प्ली बार्गेनिंग। देखो, प्ली बार्गेनिंग इसलिए भी न्यूज में रहा है अब बहुत ज्यादा। पहली चीज तो प्ली बार्गेनिंग जो एक कंसेप्ट है, ये हमारा जो कंसेप्ट है, इट हैज बीन फ्रॉम यूएस के से स्टार्ट हुआ था। इंडिया का ओरिजिन नहीं है, ये यूएस का ओरिजिन है। एक केस भी था जो मैं आपको बताऊंगी इसमें, ब्रैडी वर्सेस यूएस। ब्रैडी वर्सेस यूएस, इस केस से प्ली बार्गेनिंग जो है स्टार्ट हुआ था, राइट। यहां से फिर यूएस में क्या है, हमारे पास प्ली बार्गेनिंग दो तरह की है, चार्ज पर भी सेंटेंस। मतलब बार्गेन क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, हम बार्गेन करते हैं ना, कि अगर किसी वेंडर ने हमें बोला, सेलर ने हमें बोला कि ये 1000 का है, वी से दैट अच्छा 800 लगा दो, अच्छा 900 लगा दो, ऐसे हम करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। जब कोई भी एक्यूज्ड है, वो मान रहा है अपनी गलती, एक्यूज जो है अपनी गलती मान रहा है कि हाँ मैंने किया है, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे गलती मान रहा है कि हाँ मैंने किया है, बट आप मेरी पनिशमेंट को कम कर दो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में सेंटेंस बार्गेनिंग है, चार्ज बार्गेनिंग नहीं है। यूएस में क्या होता है, वो चार्ज को ही कम कर देते हैं। अगर मर्डर का लगा है ना, वो क्या कर देंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर बना देंगे, या फिर ग्रीवियस हर्ट का है, वो हर्ट का बना देंगे, राइट। बट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ चार्ज तो सेम रहता है, सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। इंडिया में प्ली बार्गेनिंग जो है वो ज्यादातर नहीं थी, वो नहीं है भी नहीं। लेकिन कोविड के दौरान, अगर आपने सुना होगा, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो हम इतने ज्यादा अंदर नहीं रख पाए थे प्रिजनर्स, हम इसलिए नहीं रख पाए थे कोविड की वजह से। तो उस दौरान पे बहुत सारी चीजों को प्ली बार्गेनिंग से भी सॉल्व किया गया, तो इसलिए कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ सिविल, ये क्रिमिनल का है, जो कि एक्यूज्ड है यहाँ पे। वो क्या करता है यहाँ पे, नेगोशिएट कर रहा है ना, मतलब प्ली बार्गेन करना, नेगोशिएट कर रहा है प्रोसिक्यूशन साइड से कि मुझे लेस पनिशमेंट दो। ये मैंने आपको बताया ना कि चार्ज का बार्गेन नहीं है, बार्गेन किसका है, सेंटेंस का, कि पनिशमेंट कम दो। What is provided in law by pleading guilty to a less serious offense? अगर मर्डर के लिए चार्ज है, मर्डर का ना देके अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट का ना देके हर्ट, ऐसे कर दिया। सो इट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स अ प्री ट्रायल नेगोशिएशंस। अभी एविडेंसेस नहीं हुए होते, एविडेंसेस अभी नहीं हुए थे, उससे पहले ही क्या होता है, नेगोशिएशन होते हैं। अब नेगोशिएशन की पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन की साइड से आईओ आता है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फिर एक्यूज्ड, विक्टिम की ऐसे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। विक्टिम की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, इस केस में, क्योंकि हम मानते हैं, दिस इज वन ऑफ द फॉल्ट ऑल्सो, हम क्या मानते हैं कि ऑफेंस जो हुआ है यहाँ पे इज अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए उसके साइड से कौन अपीयर हो रहा है, स्टेट। विक्टिम का कोई से ही नहीं है। अब विक्टिम का केस है, पूरा खत्म भी कर रहे हो, आप पनिशमेंट भी कम दे रहे हो, लेकिन विक्टिम का सही नहीं, तो आप इसको एक फॉल्ट भी मान सकते हो। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉल्ट ऑल्सो। प्लस साथ में प्रोसिक्यूशन हो गया, एक्यूज्ड हो गया, एंड द कोर्ट। प्रोसिक्यूशन पीपी, आईओ प्लस पीपी, वही तो अपीयर करेगा, एक्यूज्ड, इसका डिफेंस काउंसिल, वो साथ में कोर्ट, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ट्राई पार्टी प्ली बार्गेनिंग में। अब वो बैठ के क्या करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं, बताऊंगी मैं आपको, राइट। तो दे प्लीड द गिल्टी, वो गिल्टी को प्ली करते हैं, मतलब उसने बोला है कि मैंने ऑफेंस किया है, लेकिन ऑफेंस उसने क्या किया है, उसने उस स्टेज पे बोल दिया कि अब कोर्ट को आगे जाके एविडेंसेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का टाइम जो है वो सेव हो गया। कोर्ट का टाइम सेव होना भी इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल थिंग। इसलिए इस चक्कर में, इस वजह से कोर्ट क्या करता है, पनिशमेंट को कम कर देता है।
कोर्ट बोलता है मेरा टाइम सेव हो रहा है तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट कम कर रहा हूं। लेकिन ये आता कहां से है? प्रोसिक्यूशन नहीं कभी बोलेगा प्ली का बार्गेनिंग के लिए, अक्यूज्ड बोलेगा हमेशा। सो दिस एग्रीमेंट इनिशिएट्स फ्रॉम ऑफर, टाइप ऑफ एग्रीमेंट है ना, तो ये ऑफर कहां से आता है? अक्यूज्ड ऑफर लेके आता है। बैठते बनाते कौन है? 3 लोग, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, अक्यूज्ड आपस में बनाते हैं। और ये पहली बात है आपका आया था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2006 में सीआरपीसी में। यूएस में ये ओरिजिनेट हुआ था, ब्रांडी वर्सेस यूएस के नाम से केस है। इस केस में जस्टिस ने ये प्ली बार्गेनिंग कंसेप्ट को लाए थे। वहां पे दोनों चीजें हैं, चार्ज बार्गेनिंग एंड सेंटेंस। इंडिया में चार्ज नहीं है, सिर्फ सेंटेंस। चार्ज वही रहता है, नहीं चार्ज बताऊंगी अभी, स्टेज बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम देखते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ 2006 में सीआरपीसी में। जब आप ट्रायल पढ़ते हो, ट्रायल आपके 4 तरह के हमने ट्रायल करे, सेशन, वारंट, सम्मन, समरी। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर दे रखा है 20A से, ठीक है, 21A से। अब उसके बाद अगर हम देखें प्रोसीजर इन इंडिया की, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपका 173 में क्या फाइल होती है? चार्जशीट या फिर कॉग्निजेंस, जब मैजिस्ट्रेट लेता है, लिया। उसके बाद आपकी पहले इंक्वायरी स्टेज आती है, फिर आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। तो उसी दौरान पहले 173 हो चुका है, और कॉग्निजेंस जो है मैजिस्ट्रेट, ये कंप्लेंट केसेस में, ये एफआईआर केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में ये आपका हो चुका होता है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जहां पे प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता। पहली चीज, अगर जो एक्यूज्ड है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कभी नहीं हो सकता, या वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। अगर पहले एक बार हो गया है तो कभी नहीं होगा। दूसरा, थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मतलब जैसे कि आपके क्या होता है, ड्रग्स का रिगार्डिंग, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स जितने भी होते हैं, ड्रग्स, एनडीपीएस, ये सब। और आपके एग्रावेटेड ऑफेंसेस, जिसमें आप रेप होता है, पॉक्सो के केसेस होते हैं, ठीक है, विमेन का रेप, या फिर चाइल्ड से कुछ भी ऑफेंस जो कि 14 साल से कम के बच्चे के अगेंस्ट आपने कुछ भी किडनैपिंग कर दिया, ये सब कर दिया, इन सब ऑफेंसेस में कभी भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और ऐसे ऑफेंसेस में जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर हो, उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो प्ली बार्गेनिंग का भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर केस में कर सकते हो। क्राइटेरिया क्या है? हैबिचुअल में नहीं हो सकता, फिर प्रीवियसली कन्विक्टेड में नहीं हो सकता, फिर सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नहीं। अब सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन से हैं वो भी हमें जो है ना बैरक में गिवन है। अगर आप देखोगे सेक्शन 265 क्लॉज ए में आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ 19, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन। अब सती वैसे ऐसा है नहीं, बट अगर ये सब है, इन सब में अगर किसी ने सती प्रैक्टिस करी है वहां पे नहीं हो सकता। समथिंग विच इज एग्रावेटेड इन नेचर, उसमें कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जस्टिस मैलिमथ कमेटी ने भी 2000 में जब फॉर्म हुई थी बताया था कि आप इसको इंट्रोड्यूस करो, ये यूएस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लिटिगेशन की कॉस्ट को भी सेव कर रहा है, टाइम को भी सेव कर रहा है। यूएस में तो चल ही रहा था, बट उसके बाद भी 2006 में प्ली बार्गेनिंग इंडिया में आने के बावजूद आज तक बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ केसेस में प्ली बार्गेनिंग हुई है। ये सिर्फ कोविड के दौरान ही है जब प्ली बार्गेनिंग थोड़ा सा हाइप में आया है और प्ली बार्गेनिंग के कुछ कुछ केसेस जो है हुए हैं। अदरवाइज प्ली बार्गेनिंग जो है ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं होती है, इसीलिए बहुत जगहों पे इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी गए हैं। क्या आर्ग्यूमेंट हमने देखा? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है? टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स ये है कि आपने, इसका मतलब तो कोई भी अगर एक्यूज्ड है, उसने अगर कोई क्राइम किया है, वो प्ली बार्गेन करके अपनी पनिशमेंट को कम कर सकता है। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हैं कि ये क्राइम्स जो है स्पेशलाइज्ड क्राइम है जिसमें प्ली बार्गेनिंग लगता है। आप मर्डर पे लगा ही नहीं सकते प्ली बार्गेनिंग, क्यों? उसकी पनिशमेंट क्या है? 10 ईयर्स, 7 साल से ऊपर तो प्ली बार्गेनिंग हो ही नहीं सकता। आप ग्रीवियस हर्ट में लगा सकते हैं अगर वो 7 साल से कम है, राइट? तो उसके भी कुछ आपके क्राइटेरियाज है। तो यहां पर भी
इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिया कि वो 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। बट अगर हम पॉजिटिव को देखें, पॉजिटिव क्या है, ये स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल इज अ फेसेट ऑफ आर्टिकल 21 एंड ऑल्सो नेचुरल जस्टिस। टाइम सेव कर रहा है, कॉस्ट सेव कर रहा है। वी नो दैट जुडिशरी इज बर्डन विद लॉट्स ऑफ केसेस। अगर वो इन जिन केसेस में प्ली बार्गेन हो सकता है वो करके जो इंपॉर्टेंट केसेस और रहते हैं, ठीक है, उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करे तो हमारा जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायल को, प्ली बार्गेनिंग को हम चाहते हैं इंडिया में और ज्यादा फोकस करने का। तो अगर हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि 265A से 265L ऑफ सीआरपीसी में प्रॉपर्ली गिवन है। अमेंडमेंट केम इन 2006 सीआरपीसी में, और ये आया व्हाई इट केम इन 2006, आई थिंक द मैलिमथ कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2000 में मैलिमथ कमेटी फॉर्म हुई थी, जिन्होंने विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स लाने के लिए, टू रिविजिट द क्रिमिनल अमेंडमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया, जो कि एक 2009 में भी अमेंडमेंट मैलिमथ कमेटी के ऊपर ही हुआ, विच वॉज की विक्टिम को भी राइट्स दिए गए, क्योंकि हमारी सीआरपीसी में विक्टिम के राइट्स बहुत कम है। वो 2009 में अमेंडमेंट हुआ, ये भी चीज जो है मैलिमथ कमेटी ने ही बताई थी। अब मैलिमथ कमेटी का बेसिस क्या था, वही केस ब्रांडी वर्सेस यूएस, वेरी फर्स्ट केस जहां से हमारा आया है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। बट हमारा प्ली बार्गेनिंग इज बेस्ड ओनली ऑन सेंटेंस, नॉट ऑन द चार्ज, बट दिस इज द केस जहां से हमने ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। So, उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन का पढ़ते हैं, मैंने आपको ये बताया कि ये जो 173 है सीआरपीसी, आपने अगर आपकी चार्जशीट फाइल हो गई है और फिर उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले चुका है, उसके बाद आप स्टेज में कभी भी एक्यूज जाके बोल सकता है एग्रीमेंट हैज टू बी कम। जो ऑफर आएगा वो कहां से आएगा, एक्यूज से। कभी भी कोर्ट नहीं बोलेगा प्ली बार्गेनिंग के लिए, ये हमेशा कि कौन बोलेगा, एक्यूज ही बोलेगा। फिर क्राइटेरिया भी हमने कुछ डिस्कस किया, दैट क्राइटेरिया इज कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो सकता, देन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो सकते, फिर दोज 21 काइंड्स जो मैंने आपको बताए उन सब में नहीं हो सकता, व्हाइट कॉलर क्राइम्स में नहीं हो सकता, फिर अगर कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है नहीं हो सकता, अगेंस्ट चाइल्ड विच इज ऑफ 14 ईयर्स नहीं हो सकता। तो दीज ऑल आर द काइंड्स जहां पे आपका प्ली बार्गेनिंग कभी नहीं हो सकता। 7 साल से ऊपर जिसकी पनिशमेंट है कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्ली बार्गेनिंग हैज टू बी डन वॉलंटरली, स्वेच्छा से होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है वॉलंटरली तो वो प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अ वैलिड प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, वो विशिएट हो जाएगा, फिर ट्रायल ही चलेगा पूरा। वॉलंटरली किसका चाहिए, एक्यूज्ड का, मतलब उसके ऊपर कुछ भी जोर जबरदस्ती करा के प्ली बार्गेनिंग ना हुआ हो। अब ट्राई पार्टी होगा, कोर्ट भी इन्वॉल्व होगा, प्रोसिक्यूशन भी इन्वॉल्व होगा, एक्यूज भी इन्वॉल्व होगा, एंड नाउ दे विल सिट टुगेदर इन अ क्लोज्ड रूम। मतलब कोई भी आप ओपन कोर्ट नहीं हो सकता, ये कोई और नहीं होगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड होगा। आप बैठ के अग्रीमेंट करोगे, अग्रीमेंट करने के बाद जब जो एग्रीमेंट बनेगा, सेंटेंस जो भी होनी थी, जितनी बाय लॉ होनी थी, अगर वो प्ली कर रहा है, ऑब्वियसली वो प्ली कर रहा है तभी वो प्ली बार्गेनिंग के लिए जा रहा है, उसके बाद कोर्ट अग्री हो रहा है, प्रोसिक्यूशन भी अग्री हो रहा है, तो आपकी सेंटेंस में रिडक्शन हो जाता है कुछ। हाँ, वेयर मिनिमम सेंटेंसेस आर देयर, तो उनके जैसे कि 397 में क्या है, इफ यू आर डूइंग द रॉबरी विद समथिंग डेडली वेपन, उसमें मिनिमम 7 साल की सजा है, ठीक है। तो जितने भी मिनिमम ऑफेंसेस है ना, उनकी मिनिमम सजा 7 साल ही है। अगर 7 साल की सजा मिनिमम है तो वैसे भी नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद क्या होता है कि ये बैठ के क्लोज रूम में एग्रीमेंट करते हैं। अग्रीमेंट करने के बाद जो आउटकम आता है उसके अनुसार जो है रिपोर्ट बनती है, प्ली बार्गेन मिल गया। अब जब प्ली बार्गेन मिल गया तो आता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सबसे पहले कोर्ट देखेगा कि अगर 360 एप्लीकेबल हो सकता है सीआरपीसी का, प्रोबेशन एंड एडमोनिशन, ठीक है, तो अगर उस पर हम रिलीज कर सकते हैं 3 साल के लिए तो कोर्ट वो कर देगा। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो कोर्ट अगर देखता है फाइन
देने से काम चल जाता है तो फाइन से, ठीक है, तब भी नहीं हो रहा है तो अगर किसी केस में मिनिमम पनिशमेंट है जो कि 7 साल से कम की है, 7 साल से, अगर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो वहां तो प्री बार्गेन नहीं होगा, मिनिमम है और 7 साल से कम की है तो जितनी भी पनिशमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स है तो मिनिमम 2.5, मतलब इसका हाफ कर दो, उतना देना ही देना है पनिशमेंट, जहां पे मिनिमम है। बट जहां पे कोई भी मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं है तो 1/4। अगर आपकी 6 ईयर्स है तो 6 का 1/4 अगर हम करेंगे तो 3/2 पनिशमेंट। तो नेक्स्ट जो आता है ये आपका जो है पूरा के पूरा, हाँ, तो ये आपका कोर्ट केसेस का भी हो गया कि मैंने आपको बताया, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बैठता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, एज यू सेड कि वो बैठ जाएंगे, ठीक है। बट विक्टिम की एज सच वो बिठाते नहीं है, उनको बैठ जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या है कि द क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी, तो विक्टिम अगर बोलेगा तो उनको बिठा दिया जाता है, बट एज सच राइट नहीं है विक्टिम का। फिर उसके बाद क्या है, पूरा के पूरा ये केस वर्क होता है, मीटिंग होती है, पार्टिसिपेशन सेटिस्फैक्टरी हो गई सब कुछ तो because satisfaction has to be both the sides. both the sides, voluntarily nature. अगर accused को plea bargain करके हमने उसको release भी कर दिया, victim satisfied नहीं हो रहा, तो law society में बढ़ेगा, crime बढ़ेगा, because victim will not be satisfied with the system. In the system. तो victim को इसलिए बुलाया जाता है plea bargain के time पर, suppose it is a case of theft of a motorcycle. Motorcycle. और विक्टिम सेटिस्फाइड नहीं है फॉर द पनिशमेंट, देन प्ली बार्गेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस तरह चीटिंग का केस, चीटिंग का केस हो गया। चीटिंग में इट इज ए चीटिंग ऑफ से 50 lakhs and fine is being bargained up to 2 lakhs. That would not be justice. Justice. Plea bargain will not replace justice. हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जनरली हम ये मानते हैं जो प्ली बार्गेनिंग है आपका, वो आपका प्ली बार्गेनिंग इज द फाइनल, ठीक है। अगर हम सेक्शन ये पढ़ते हैं 265F, इट सेज दैट द जजमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड इन द ओपन कोर्ट, मतलब सबके सामने, वो डिलीवर होने के बाद इट इज फाइनल और कोई अपील नहीं है। प्ली बार्गेनिंग के अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, दिस इज व्हाट द बेल एक्ट सेज। तो मतलब इसका मतलब कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी इज ओनली वन रेमेडी विच इज योर SLP, मतलब आप 136 में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, बाकी कोई आपकी अपील नहीं है। अगर सर इसमें है, प्रैक्टिस में है अपील, अच्छा, कब तो यही होता है, हाँ। एक्चुअल में ज्यादा इतना जितना प्रोसीजर डिस्कस कर रखा है उतना नहीं होता, इट इज जितना डिस्कस है ना, इट इज जस्ट 2 minutes केस। हो ना हो, राइट राइट राइट, जो हो जाता है, हाँ। कुछ केसेस में आपको नोट कराना चाहूंगी, ठीक है, वो आप कर लीजिए। ये लैंडमार्क केस है, मुरलीधर मेघ राज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट 1929। इस केस में दे वेंट अगेंस्ट प्ली बार्गेनिंग, दे सेड दैट कि हम ऐसा प्ली बार्गेन करके हम एक्यूज्ड को उसकी पनिशमेंट से रिहा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस था, जज बेंच भी 3 जज बेंच का केस था ये भी। और एक और भी केस था हमारे पास 2006 में ये आया है, बट डिस्कशंस तो बहुत पहले से चल रही थी, तो वो चीज है। कुछ डिस्कशन, कुछ लॉ हमारा बाद में बनता है, जैसे आज डिस्कशंस बहुत चीजों
1976 में शो। बहुत पहले सर, ये कब का? 1929 का केस है। ठीक है, उसके बाद एक केस और है, मदन लाल रामचंद्र दोगा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेम स्टेट, and it is a case of 1968. ठीक है, उसके बाद एक केस और आया, वो भी 1980 का केस है। तो ये सब केसेस में ये बोला गया that they are against plea bargaining, they are against plea bargaining and they don't want plea bargaining। तभी तो क्योंकि जुडिशरी ने ही अगर उसको क्लीन चिट नहीं दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो लेजिस्लेचर कैसे ले आएगा, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास मैलिमथ कमेटी की रिपोर्ट, जो कि 2000 की है। जब मैलिमथ कमेटी ने इसको बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस किया, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए, उसके बाद जाके लेजिस्लेचर ने 3 से 4 बार और लेके आए, वो बिल लैप्स होता गया, कभी लैप्स हुआ, कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो उसके बाद जाके 2006 में फाइनली ये एक लॉ बना और उसको डाला गया। बट बात ये है, डालने के बाद भी आज तक भी प्ली बार्गेनिंग बहुत केसेस में नहीं होती है, बहुत रेयर। अगर आप देखोगे, अगर आप रेशो स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे, ना के बराबर है। ठीक है, कोविड के टाइम तो फिर भी हुई है, इसलिए आज के और यू शुड ऐड योर कमेंट्स अगर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस पे कि प्ली बार्गेनिंग आपके अनुसार होनी चाहिए कि नहीं, तो कुछ अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हों जिससे हम प्रैक्टिकली यूज में है नहीं, तभी तो यूज में नहीं है। तभी तो हम अगर हम लेके आएंगे एडवोकेट्स प्ली बार्गेनिंग, कभी सी ये जो कंसेप्ट है, कभी जज नहीं बोलेंगे प्ली बार्गेनिंग करो। ये ऑफर कहां से आएगा? एक्यूज्ड के लिए कौन है? एडवोकेट्स है, नॉट पीपी नहीं है, स्टेट नहीं है। तो ये कंसेप्ट को अगर बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? एडवोकेट्स बढ़ाएंगे। तो आप वैसे भी अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं या बने हैं एडवोकेट, तो यू कैन बी वन ऑफ द पर्सन जो आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, है ना? ड्यूरिंग ट्रायल ही, हाँ, बहुत साल, फिर उसके बाद आपकी सेंटेंस, ट्रायल पूरा भी नहीं होता, जितनी सजा आपकी होनी होती है वो उसी में आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद आपको अवार्ड मिल जाता है कंपनसेशन का, ये मैंने आपको डील कर ही दिया है पहले कि आपको या तो 360 मिल जाएगा, मिनिमम है तो 1/2, और मैक्सिमम मिनिमम पनिशमेंट जहां पे नहीं दे रखा है तो 1/4 का क्राइटेरिया आपका है, राइट? ओके, ये यहीं पर ही है। या तो आपको सबसे पहले 360 मिलेगा सीआरपीसी पनिशमेंट। जरा अगर 360 लग रहा है तो प्रोबेशन पे रिहा कर दिया जाएगा, प्ली बार्गेनिंग जब आप मानते हैं। वो नहीं लग रहा है तो कंपनसेशन। एंड वेयर द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द ऑफेंस, इट मे सेंटेंस द एक्यूज्ड टू द हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। उस मिनिमम पनिशमेंट का हाफ कॉम्पनसेशन विक्टिम को मिलेगा। जिन केसेस में फाइन और पनिशमेंट है तो कोर्ट क्या करता है, उसमें फाइन देके छोड़ देता है पेटी ऑफेंसेस में, या फिर 360 की पनिशमेंट। द थर्ड वन इज 1/2 इन केस ऑफ मिनिमम, और मैक्सिमम के केसेस जहां पे मिनिमम नहीं है वहां पे 1/4, वहां पे 1/4 सेंटेंस मिलती है। हाँ, वही तो पढ़ रहे हैं। कितना प्ली, ये थोड़ी कि पूरा छोड़ देंगे, पूरा तभी छोड़ेंगे जब 360 लग रहा हो। 360 कब लगेगा? जब 3 साल की पनिशमेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्ली बार्गेनिंग, राइट? तो वो जो आपने रीजन बताया, दैट इज अ प्रैक्टिकल रीजन कि एडवोकेट क्यों नहीं प्ली बार्गेनिंग के लिए जाते हैं। बट अगर जाओ तो देखो, आप जुडिशरी में जो बर्डन है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डील अबाउट 319 ऑफ सीआरपीसी। सी, हम इसको ना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो ये स्टेज है हमारी, सबसे पहले 319 की, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज नहीं है। पहली चीज, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज नहीं है। जज जो है यहाँ पे कॉग्निजेंस ले चुके होते हैं मैजिस्ट्रेट, या तो ये आपकी इंक्वायरी के टाइम या ये आपके
ट्रायल के टाइम, ठीक है। सो व्हेन इनटू द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। तो पहला तो हमने स्टेज क्लियर कर लिया, इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस। सो व्हाट इज द एविडेंस हियर? सी एविडेंस जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये ना एक 319 इज द लॉ which is based upon a 5 judge bench judgment. It is Hardeep Singh. Right. ये आपका 5 जज बेंच है, इस पे केसेस आते रहते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर रीआइटरेट लॉ करते रहते हैं, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसी केस में जो है यहाँ पे बताया गया था कि व्हाट इज एविडेंस। एविडेंस का यहाँ पे सिर्फ मतलब ये नहीं हो गया कि आप एविडेंस बुलाओगे, आप विटनेस बुलाओगे, इट कैन बी योर चार्जशीट, ठीक है। आपने चार्जशीट में किसी का नाम था या आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी का नाम लिया, जैसे कि आपने कहा ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी का नाम लिया गया, बट उसके ऊपर चार्ज जो है फ्रेम नहीं हुआ, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो इन दैट केस अगर बाद में जाके इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान जाके कोर्ट को ये चीज लगती है कि नहीं इनके ऊपर भी सम्मन जाना चाहिए, ठीक है, दैट ही शुड बी सम्मन्ड एज accused. So in that case also the court can proceed against that person जहां पे कोर्ट को लगे कि that person is guilty of the offense, ठीक है। कोर्ट को यहाँ पे satisfy होना पड़ेगा। So what is the test is satisfaction. अब level of satisfaction क्या है? नॉर्मल प्राइमा फेसाई सैटिस्फैक्शन? नो, मोर देन दैट, मतलब स्ट्रॉन्ग सैटिस्फैक्शन। जब आप किसी को एक्यूज बना रहे हैं, आप ऐसे ही एक एक्यूज नहीं बना लेंगे। तभी तो हमने जब सेक्शन 202 पढ़ा था, इश्यू ऑफ प्रोसेस एकदम नहीं गया जब तक कोर्ट ने खुद से इन्वेस्टिगेशन और खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लिया, डायरेक्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, या खुद से इंक्वायरी नहीं कर ली कि हाँ एक्चुअल में प्राइमा फेसाई केस है कि एक्यूज्ड ने किया है कि नहीं किया है। तब तक जो एक्यूज्ड आउटसाइड जुरिसडिक्शन रह रहा है उसको सम्मन नहीं हुआ था। हम एक्यूज्ड को ऐसे ही परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में क्या है, देयर इज अ जनरल प्रिजम्पशन, देयर इज प्रिजम्पशन दैट हम एक्यूज्ड को क्या मानते हैं, इनोसेंट। हम उसको इनोसेंट मानेंगे जब तक ही इज नॉट प्रूव टू बी गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट भी है तो हम एक्विटल दे देते हैं, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल गया तो हम एक्विटल दे देते हैं। इसलिए सैटिस्फैक्शन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ प्राइमा फेसाई नहीं, सिर्फ देखने पर नहीं स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए हमें एविडेंसेस देने पड़ेंगे। एविडेंसेस हैज टू बी द कोजेंट एविडेंस। एक पर्सन डिस्चार्ज हो गया, जैसे 227 में डिस्चार्ज हो गया, कोर्ट को लगा डिस्चार्ज हो गया, बट बाद में कोर्ट को फिर से हुआ कि नहीं इस पर्सन के अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, इशू सम्मन करना चाहिए, सम्मन को इशू करना चाहिए। तो इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी सम्मन्ड और उसके ऊपर 319 का चार्ज लग सकता है, 319 का सेक्शन अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज द बेयर एक्ट। अब यहाँ पे ना जब आपको पीडीएफ मिलेगी, सारे के सारे केसेस अभी तक के हमने डील कर रखे हैं, ठीक है, किस में क्या क्या लॉ, क्योंकि ये जो बेसिक सेक्शन बेसिक केस लॉ इज हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज अ 5 जज बेंच, बट कुछ कोर्ट ने कहीं पर कुछ को इलैबोरेट किया, कुछ को इलैबोरेट किया, तो आप इन केसेस को रेफर करके ये चीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया? पहले चीज तो उन्होंने एविडेंस को इलैबोरेट करी, दूसरी चीज सेशन कोर्ट की आई, क्योंकि सेशन कोर्ट के पास तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होता, उनके पास तो कमिटल से केसेस जाते हैं, और जब कमिटल होता है तो उससे पहले कुछ कुछ एविडेंसेस हो चुके होते हैं। तो तब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कोर्ट ने तो नहीं ये चीज फाइंड करी कि हमें सम्मन करना चाहिए कि नहीं, तो क्या सेशन कोर्ट के पास ये पावर है 319 की? कैसे कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट। तो कोर्ट में कोई ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे कमिटल से सेशन कोर्ट के पास जाया जाता है तो हम मान लेते हैं इसी को ही ओरिजिनल डीम्ड फिक्शन, फिक्शन बाय लॉ, कि इन्हीं को ही ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है मिल गई है, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन डिस्चार्ज हो गया है, जो पर्सन डिस्चार्ज हो गया है
उस पर्सन के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, 319 का एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर एफआईआर में नेम्ड था बट चार्ज वॉज नॉट फ्रेम्ड ऑन हिम, नॉट चार्जशीट, हाँ नॉट चार्जशीटेड, नॉट चार्जशीटेड। या एक्यूज्ड ने अपने किसी एविडेंस में, जब उसने 164 का दिया मजिस्ट्रेट के सामने, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ, बट वो रिपोर्ट्स तो होती हैं कोर्ट के पास, कोर्ट को वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद पता लगता है कि नहीं, इन पर्सन को सम्मन करना चाहिए। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो चार्जशीटेड ना हो, वो क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स, अकरेंस रिपोर्ट जो 157 में है, या 164 की रिपोर्ट, या जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में या कंप्लेंट में जो भी कंप्लेनेंट की साइड से विटनेसेस आए हैं, उन्होंने जो एविडेंस 200 में दिए हैं, उस बेसिस पर। सो ऑल रिपोर्ट्स, जब 207 और 208 का कंप्लायंस होता है सारी कंप्लेंट केसेस में और एफआईआर केसेस में, सेशन कोर्ट में 209 के लिए कमिटल, जब इनका कंप्लायंस होता है तो इनके पास सारी रिपोर्ट्स जाती हैं। ये पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को लगता है that there is strong prima facie case, there are strong cogent reasons to call any person as accused, so in that case also सम्मन हो जाता है, ठीक है। पर हमेशा ये ध्यान रखना, ये पावर जो है ऑर्डिनरी पावर नहीं है या रूटीन पावर नहीं है। कोर्ट ऑर्डिनरली रूटीन में ये 319 का एप्लीकेशन नहीं कर सकता। जब जब विद एक्सट्रीम केयर एंड कॉशन, जब जब कोर्ट को मतलब ऐसा लगे काइंड ऑफ मोर देन द प्राइमा फेसाई केस, स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने पर, सफिशिएंट ग्राउंड होने पर लगे कि नहीं 319 का एप्लीकेशन होना ही होना है, कोर्ट तभी करेगा, नॉर्मल रूटीन में नहीं कर सकते, राइट। क्यों होता है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाकी जो अक्यूज हैं वो इन्वेस्टिगेटेड है, उनके अगेंस्ट फील्ड में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। दिस पर्सन either was not found with sufficient material for charge, यानी investigating agency is not believing that he is accused, or at the time of cognizance the court is not believing that cognizance is taken against that, or that person has come as a new person to the trial। जैसे नरसिम्हा राव के केस में श्यामराव जो था, जिसको नाम दिया गया था ड्यूरिंग द एविडेंस, एक हमारे नाम दिया गया कि उसके थ्रू पैसा दिया गया, तो इसलिए मोस्ट केयर की जरूरत है, क्योंकि उसके अगेंस्ट ना तो इन्वेस्टिगेशन है, ना उसके अगेंस्ट फील्ड में कोई ऐसी चीज पाई गई थी, और ना ही आज जब उसे सम्मन करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी है जो उसके लिए फील्ड इन्वेस्टिगेशन करे। तो जज को कॉशियस होना पड़ेगा कि वो उसे एट पेनल्टी रखवाया होगा कि उसकी जिनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिनके अगेंस्ट मटेरियल पाया, उसको सेम तरह की पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसको अक्यूज बनाया जा रहा है दिस स्टेज विदाउट इंक्वायरी। इसलिए utmost care has to be taken because it is a question of rights of the accused to have material against him। उसके अगेंस्ट मटेरियल से कितना है कि एविडेंस में कहीं उसका नाम हो, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, इस वजह से वो टाइम में आया चार्जशीट में, और अगर सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है तो सीसीटीवी फुटेज में जो वो सीसीटीवी फुटेज में वो अक्यूज आएगा कैसे? अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आया है तो डू समथिंग, देयर इज सम सीसीटीवी फुटेज in which he is being seen, then he had to be charged।
अगर वो वेपन उठाते हुए दिख रहा है या किसी का साथ देते हुए दिख रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए दिख रहा है, कोई ऐसा एक्टर फेस है जो उसे करेक्ट कर रहा है ऑफिस के साथ, तो अगर सीसीटीवी फुटेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन व्हाई ही वाज नॉट चार्ज्ड, ऐसा अक्यूज 319 में नहीं है। वो 319 में आएगा बिफोर 228, जब चार्ज साथ में, जब इंक्वायरी चल रहा है बाय द कोर्ट, उस वक्त वो कॉग्निजेंस और ट्रायल से पहले की जो स्टेज है उसमें। लेकिन ये 319 में अगर एविडेंस के बाद आया है तो ये एविडेंस वो एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के शुरू होने के बाद एंड उस एविडेंस के दौरान है। किसी गवाह ने उसका नाम नहीं दिया या किसी गवाह ने कहा कि मैं वहां वेपन के साथ उसके साथ और उसकी कंप्लीट स्टोरी उसके साथ जुड़ेगी है, दैट इज एक्स्ट्रा कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज, जिसे जुडिशियल नहीं मानते, जिसे हम एविडेंस नहीं मानते। तो एविडेंस इस स्टेज पर आना आफ्टर द इंक्वायरी एंड ऑन कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड ड्यूरिंग एविडेंस, उस एविडेंस के बेस पर किसी को अक्यूज बनाना इज वेरी क्वेश्चन डिस्कशन। जज के अपने सोच से एविडेंस को जजमेंट करना और किसी को प्रिफरेंस से एक्यूज बनाना, उसमें 319 में कॉल करना। दैट इज व्हाई 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन को, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की दे देती है सच को, बहुत ही कॉशन के साथ देना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी जजमेंट्स में एक एक इंग्रेडिएंट को पकड़ा है कि हमें डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ 319 सीआरपीसी में तब जाना है जब मस्ट अराइव एट द सेटिस्फैक्शन फॉर द अक्यूज सो समवन और ऑल लाइवलीहुड ऑफ कन्विक्शन, यानी प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी ऊपर जाना है। So that is a very cautious act of the court, and here the accused is being made accused by the court. Okay, तो ये ध्यान रखना है। एंड इन एडिशन द कोर्ट अगर चाहे, अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है तो वो अदर एविडेंसेस भी कॉल कर सकता है। entirely देखना है हाँ, कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जिसको हमें बहुत ही ज्यादा कॉशियसली करना पड़ेगा फॉर दीज, ये सारे केसेस है, इतने सारे केसेस बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनमें बहुत सारे जिसमें 319 को अपहेल्ड किया है। हर पॉइंट पे 3-3, 4-4 केसेस हैं ही इसके। हरदीप 5 जज बेंच, बाकी सब कोई 5 जज बेंच नहीं है। रीडिंग की बात नहीं है। हरदीप सिंह इज ऑन सम मेन इंग्रेडिएंट्स 319 के लिए, लेकिन बाकी में उन्होंने ये बताया है कि कब कब किन किन सर्कमस्टेंसेस में 319 को अप्लाई किया, तो डिपेंडेंट नहीं होते केस में। ठीक है, बार-बार एक पॉइंट पे कैसे जजमेंट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तो एक बार ही होती है। हाँ, आपने क्योंकि आपको आदत नहीं है, स्टूडेंट्स को, आज के स्टूडेंट को आदत नहीं है हर जजमेंट को पूरा पढ़ने की। हर जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस जजमेंट में ऐसा क्यों कहा और उस जजमेंट में ऐसा क्यों कहा। हर बार उस पॉइंट में कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट को चेक करें। ठीक है, इसमें एक फ्रेज यूज्ड है, एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड, मतलब एट प्रेजेंट अक्यूज्ड नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है, दैट कैन आल्सो कवर सच अ पर्सन जिसको 169 में 169 ऑफ सीआरपीसी जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होता है, अकरेंस रिपोर्ट आती है, अकरेंस रिपोर्ट के बाद आप 167, 168, 169 में रिलीज कर दिया जाता है।
जब रिमांड वगैरह सब हो जाता है, पुलिस रिमांड, पुलिस जुडिशियल कस्टडी का स्टेज हो जाता है, 169 में क्या होता है, ये सब होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बोलता है कि हमें लग रहा है कि नहीं इस पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज वाई नो क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है। तो जिस पर्सन को छोड़ दिया गया है उसके बाद अगर ट्रायल में भी कोर्ट को लग रहा है कि नहीं उसने कुछ ना कुछ किया है, फिर से बुलाया जा सकता है। दैट कैन पर्सन ऑल्सो बी क्योंकि अब तो वो अक्यूज तो नहीं हुआ ना, अक्यूज वो कब होएगा, जब उसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा, वो तब होगा। एट प्रेजेंट क्योंकि उसको 169 में छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, या उसको 203 में डिस्चार्ज कर दिया गया है कंप्लेंट केसेस में, या 227 सेशन 319 एक न्यू अक्यूज का है, राइट। 319 पर एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि 319 बहुत ही कॉशियस सेक्शन, न्यू अक्यूज लगा है, इसकी बहुत सारी चीजों को क्लियर करना जरूरी है। और इसमें जो आएगा आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो केस बेस्ड होगा, केस आएगा, फैक्ट दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर, डायरेक्ट भी पूछते हैं लेकिन वो बेसिकली केस बेस्ड होता है। डायरेक्ट भी जो पूछा होता है वो भी किस केस में डिसीजन होता है, राइट। तो 319 में वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, 319 इज फॉर द न्यू अक्यूज। न्यू अक्यूज मींस जो पहले कभी नहीं था, लिस्ट ऑफ अक्यूज। लिस्ट ऑफ अक्यूज कौन, जिसके अगेंस्ट ट्रायल कमेंस हुआ, ठीक है। ट्रायल किसके अगेंस्ट होता है, जिस पर चार्ज है, ओके। चार्ज लगा और प्लीड नॉट गिल्टी, तो ये जो अक्यूज है ये उस उनकी लिस्ट में नहीं है जिनके ऊपर चार्ज। अब ये अक्यूज नया हो सकता है, लेकिन इस वाले में ये चीज क्लियर की गई है कि किन किन अक्यूज को इसका एक्सक्लूड नहीं किया है। एक तो हुआ इंक्लूड नहीं किया है, इन अक्यूज को इंक्लूड नहीं किया है जो ऑलरेडी चार्ज पर प्लीड नॉट गिल्टी ट्रायल फेस कर रहे हैं। अक्यूज फेसिंग ट्रायल नॉट इंक्लूडेड। अब किन अक्यूज को एक्सक्लूड नहीं किया गया, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट एक्सक्लूड, दैट इज द प्राइस। अभी डज नॉट एक्सक्लूड के लिए हम वापस जाएंगे, क्या सिचुएशन है, अब हम नेक्स्ट ले लीजिए, स्लाइड साइड पे कर दीजिए। FIR रजिस्टर हुई, 5 accused are named, ओके। उन 5 accused के लिए चार्ज की स्टेज तक आते आते जो ट्रायल फेस कर, जिन पर चार्ज है, चार्ज से 2 accused चार्ज फेस कर, बाकी 3 का वेट FIR 5 के अगेंस्ट हुई। एक अक्यूज हो सकता है नॉट चार्जशीट, नॉट चार्जशीट कैसे होता, या तो वो सेक्शन 169 में हो गया, ओके, 169 में रिलीज कर दिया गया, रिलीज हो गया। डिस्चार्ज चार्ज की स्टेज पर होता है, यूज करेक्ट वर्ड,
CRPC is very particular about the words, right? 169 वर्ड देखते के साथ ही समझ जाओ कि ये एरिया 154 से 173 की रेंज में है. रेंज में, एंड दिस एरिया इज इन्वेस्टिगेशन. जब हमने 169 वर्ड देखा तो कोर्ट के पास तो पहुंची नहीं चीज, कॉग्निजेंस ही नहीं हुआ. कॉग्निजेंस नहीं हुआ तो 169 में डिस्चार्ज का मतलब ये रिलीज हो. दूसरा क्या हो सकता है, कॉलम नंबर 12 में रखते हैं. कॉलम नंबर 12 में किसको रखते हैं, आखिर किस कॉलम में रखा जाता है चार्जशीट. तो मैंने कंफ्यूज बहुत रहती हूँ. कॉन्फिडेंट रहता है, जज बनना है तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, वकील रहना है तो कंफ्यूज. क्लाइंट बनेगा वकील के तो और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जज बनेगा तो न्याय बनेगा. बी वेरी श्योर अगर जज बनना है. 11 में चार्जशीटेड होते हैं. जिनके अगेंस्ट चार्ज चाहिए. 12 में वो अक्यूज है जिन पे आईओजी कह रहे हैं मेरे पास कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आया इसके, आप चाहो तो बुलवा लो. यानी कि आईओ excludes it and court is asked to take cognizance. ठीक, कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस ले लिया, कॉलम नंबर 12 में कर दिया. ऐसा हो सकता है कि अगर कॉग्निजेंस ले लेता तो चार्ज के स्टेज पर चला जाता, इंक्वायरी में चार्ज हो जाता, उसका चार्ज हो जाता तो अक्यूज हो जाता, फिर तो लिस्ट में ही था. तो ये स्टेज आ गई कॉलम नंबर 2. एक अक्यूज 169 में चला गया, एक कॉलम नंबर 12 में, और एक चार्ज की स्टेज पर डिस्चार्ज हो. पांच में से चार्ज के लिए गए 2, 3 की यह हालत है. अब 319 में हम किसको लगा सकते हैं किसको लगा नहीं सकते वो देखना चाहिए. क्या हम इस ग्रुप में से ला सकते हैं किसी को, नया वाला तो ओके है. मिस्टर ए आई गवाह में PW1 उन्होंने आके बोला कि मिस्टर सी वॉज विद मी व्हेन आई hit the victim with knife. He is the main accused, main eyewitness. I am not talking. Eyewitness Mr. A आते हैं, वो ये कहते हैं कि accused के साथ Mr. C थे when I was hit by him. अब eyewitness है जिसको चक्कू लगा है, खुद ही कहता है कि मेरे को इसने तो मारा, 7वीं ये भी था. नया अक्यूज हो गया. अब वो उन 5 अक्यूज में भी नहीं है जो एफआईआर में नेम्ड है, क्योंकि आई विटनेस नहीं, कंप्लेनेंट की किसी और की स्टेटमेंट पर हो गई एफआईआर. उसने 5 आदमियों को देखा, 5 आदमियों को देखा, 5 के नाम दे दिए, तो नया अक्यूज जिसको चक्कू लगा है उसकी स्टेटमेंट ऑफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके भाई की स्टेटमेंट. उसका भाई भी था इंसिडेंट का. भाई ने बोल दिया कि मेरे भाई को 5 आदमियों ने फला फला मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई ने मारा. राइट. अब 5 लोग गए एफआईआर में नेम्ड. आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया और आईओ ने पाया कि मिस्टर बी नेम्ड बाय द कंप्लेनेंट, द ब्रदर ऑफ द इंजर्ड, वाज नॉट देयर एट दैट टाइम. वो तो इंग्लैंड में था.
no material against him except the statement of the person who named him in the FIR. और for any name reason किसने भी नाम दिया कि जी हमने फलाफला को देखा, ठीक है, उसको तो इन्होंने कह दिया कि हम इसको चार्जशीट नहीं है, क्योंकि कोई डिप्लोमेटिक एविडेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है। एक बंदे को उन्होंने देखा कि मटेरियल ऐसा है जिस पर हम सफिशिएंटली वो चार्ज नहीं लगा सकते, तो मैंने इसको कहते हुए सुना था कि उसको मारते, तो इसके अगेंस्ट कुछ और नहीं, तो उन्होंने उसे रख दिया कॉलम नंबर 12 में कि जी हम इसको अक्यूज नहीं मानते, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं इसको अक्यूज मानते। मर्डर हुआ है, लेकिन या इंजरी हुई है, 307 हुआ है, लेकिन ये हमारे हिसाब से अक्यूज नहीं। आप अगर चाहो तो आप इसे कॉम्प्लिकेट कीजिए, कोर्ट में भी कॉम्प्लिकेट कीजिए, ठीक है। एक बंदा चार्ज निशान हो गया। अब हम 319 में देखेंगे वापस जाके कि किसको नहीं इंक्लूड कर सकते और किसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि फ्रेज एनी पर्सन नॉट बीइंग अक्यूज्ड, लेजिस्लेशन कहता नॉट बीइंग अक्यूज्ड, उसको तो घुसाना ही नहीं हमें 319 में, तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि भाई ये तो एफआईआर में नेम अक्यूज था, तो इसमें तो नॉट बीइंग अक्यूज्ड, इसको कैसे घुसा सकते हो। तो इसे स्पेसिफिकली कह दिया कि 319 डज नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स ऑपरेशन एन अक्यूज, उस अक्यूज को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं हु हैज बीन रिलीज्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 169। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसको रिलीज किया था पुलिस ने वो इंक्लूड हो जाए, यानी आप वापस उसे 319 में ला सकते हो। तो वो तो कहते हैं मतलब नया अक्यूज हुई नहीं, नॉट बीइंग अक्यूज कह रहे, मैं तो अक्यूज था पहले, लेकिन पुलिस ने डिस्चार्ज किया, रिलीज किया, तो वो इंक्लूड हो जाएगा 319 में, वो भी आ सकता है 319 में। दूसरा हैज बीन शोन, सेकंड नंबर, ये 1 नंबर हैज बीन शोन इन कॉलम नंबर 2 ऑफ द चार्जशीट। ये उस वक्त का है जब कॉलम चार्जशीट में 2 हुआ करती थी, 12 की चली, अब 11 एंड 12 में, पहले 1 एंड 2 थी, राइट। कॉलम नंबर 2 ऑफ द चार्जशीट, ये 12 वाला है जो हमने बताया कि 12 में, जिसमें आईओ कह रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है फॉर चार्जशीट, लेकिन आप बुलाना चाहो तो बुलाओ, ये भी आ सकता है 319 में। अगर इसको भी बुला लिया तो ये कल को प्ली लेगा कि सर ये प्रोविजन तो कहता है एनी पर्सन नॉट बीइंग अक्यूज्ड, मैं तो अक्यूज था, अब उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले लिया, बट 319 में they can summon. So taking cognizance and summoning the accused, new accused as new accused during trial, ये दो अलग चीज। तो ये कभी कभी आंसर गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं नॉट बीइंग एनी पर्सन नॉट बीइंग अक्यूज्ड, और हम देखते हैं तो अक्यूज तो था जी, राइट। तीसरी चीज अब ये समझा रहे इन दोनों के बारे में कि ये दो अक्यूज इसमें डज नॉट एक्सक्लूड, यानी आप इग्नोर कर सकते हैं, वहां बच गए तो मेरा आ जाओ, गवाही अपनी तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट। तुम इंग्लैंड में जरूर थे, तुमने कागज दिखा दिए, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की जगह डिक्रिमिनेटिंग एविडेंस दिखा दिया, लेकिन जब ये कह रहा मैंने इसे देखा था और ये था, अब तुम नाम बुलाएंगे, अब तुम प्रूव करना चाहिए, तो यू विल कम एज डिफेंस फॉर प्ली ऑफ एलिबाई, तो वो अक्यूज ट्रायल हो। क्लियर हो गई बात? प्ली ऑफ एलिबाई का एग्जांपल दे दी, हाँ जो भी डिफेंस, ठीक है। तो अब ये समझा रहे इन अदर वर्ड्स द सेड एक्सप्रेशन covers any person who is not being tried already by the court and would include person or persons who have been dropped by the court. Clear? कोर्ट ने जिसको ट्राई नहीं किया था, यानी कॉग्निजेंस नहीं किया था, और was dropped by the court,
उनको भी इंक्लूड कर लेगा। दिस इज द पॉइंट। ये जो केस लॉ होते हैं, ये केस लॉ हदीस में एविडेंस कौन सा कॉर्जेंट है, कौन से एविडेंस को हम सफिशिएंट मानेंगे, ये बताया। लेकिन ये जो जजमेंट्स हैं, ये केस लॉ बताती है कि क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, क्या क्या चीजें नहीं। ओके, तो ये 319 का मतलब पूरा मैम ने अच्छे से बता ही दिया कि कौन सा स्टेज किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं। सिर्फ एक एस्पेक्ट बचा है 319 में। लास्ट थिंग इज लेफ्ट, दैट इज डी नोवो ट्रायल। नाउ व्हाट इट सेज दैट कि जैसे एक्यूज्ड को हमने बुलाया, हमने जब नए एक्यूज्ड को बुलाया, किसी भी ऐसे पर्सन को बुलाया, अब बाकी एक्यूज्ड के अगेंस्ट तो हम बहुत सारा आगे पहुंच चुके हैं, एविडेंसेस भी ले चुके हैं, तो हम इसको क्या उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे? तो बैरक बोलता है, 319 बोलता है उसके लिए हम डी नोवो ट्रायल करेंगे, मतलब उसके लिए स्टार्टिंग से सारे एविडेंस, पूरा ट्रायल स्टार्टिंग से होगा। दिस टर्म इज कॉल्ड एज डी नोवो ट्रायल। जैसे बैरक में डी नोवो नहीं लिखा है, इंग्लैंड टर्म है, लैटिन टर्म है, और रेस्ट आप एक बार बैरक पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। वी हैव कवर्ड पूरा। लास्ट बोलता है क्लॉज 4 कि वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन, तो इन दैट रिस्पेक्ट जो जितने भी सारी एविडेंसेस हैं, दैट शैल बी डन एफ्रेश। दैट इज दूसरे केस में तो जो एविडेंस आया है पूरे केस का, वो एविडेंस उसके सामने पड़ा जाए, तो ही हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोसेस। यस, अगर उसे राइट ऑफ प्रोसेस मिलेगा ही नहीं, तो वो एविडेंस। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 319। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आज तो पूरा डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू।